ओके, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिटल किस टाइप की शेप थी, जैसे डी पी हमने लास्ट क्लास में देखा था। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, फोर्थ पॉइंट है ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल। ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल। ऑर्बिट्स की ऐसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन थोड़ी होती थी, वो तो ऐसे सर्कुलर शेप में होते थे। बट वेयर एज ऑर्बिटल अगर तुम देखोगे तो इनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, जो कि लास्ट क्लास में देखा था, वो स्फीयर की फॉर्म में होता है। वेयरएज बाकी जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अगर देखें तो ये वैसे पॉइंट बाद में भी आने वाला था, तो इसमें बता देते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, वो कितने हो सकते हैं, 2n²। 2n² मतलब n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है। तो यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर थर्ड ऑर्बिट के लिए देखें, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक सेकेंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × 9 दैट इज 18। तो थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में आ सकते हैं दैट इज 2n²। ये चीज वैसे बाद में हमें अच्छे से क्लियर होगी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पढ़ेंगे, अभी जस्ट इसको याद रख लो। 2n², मतलब ये बोहर का हिसाब से कंसेप्ट मान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसका अगर देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, बताओ भाई कितने थे, क्या हो गया, भूल गए। सर 14 ऐसा ऑर्बिटल में। कितने, सर 14 ऐसा ऑर्बिटल में। एक ऑर्बिटल में तो दो ही आ सकते हैं ना। सर एक, 10 बार। किसी एक ऑर्बिटल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, बट एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, Yes. ठीक है। ओके, सिक्स्थ पॉइंट, ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड, सॉरी, ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड शेल। ऑर्बिट को हम शेल भी बोल देते हैं भाई। और इसमें देखेंगे ग्रुप ऑफ सेम ऑर्बिटल्स, ग्रुप ऑफ सेम ऑर्बिटल, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेम ऑर्बिटल इज कॉल्ड सब शेल। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देते हैं। ऑर्बिट को हम शेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट ग्रुप ऑफ सेम ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, सब शेल। जैसे कि पी के 3 ऑर्बिटल्स है हमारे पास, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये 3 ऑर्बिटल्स का एक ग्रुप है, ये 3 ऑर्बिटल्स का एक ग्रुप है, इसको हम सब शेल बोल देते हैं। कौन सा सब शेल, पी सब शेल। इसको हम क्या बोल देते हैं, पी सब शेल। तो ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड सब शेल। तो ये एक सब शेल होगा जिसमें 3 ऑर्बिटल्स का ग्रुप है, सेम टाइप के ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल का ग्रुप है, इसको पी सब शेल बोल देते हैं। वैसे ही जैसे डी ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं, देखा था हमने, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ये सब देखा था। तो ये जो है ये भी एक सबशेल हो गया जिसमें 5 सेम टाइप के ऑर्बिटल्स है, इसको क्या बोल देंगे, डी सबशेल। समझ रहे हो, तो सबशेल और शेल में डिफरेंस समझ लेना अच्छे से, क्या मतलब होता है शेल और सबशेल, समझ गए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे तुम ये लिख सकते हो जो मैंने लिखा था, पी वाला, पी वाला एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये पूरा ग्रुप जो है दिस इज कॉल्ड एज पी सबशेल। ओके, समझ आ गया भाई।
तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सब पॉइंट्स को। पहला क्या है कि ऑर्बिट फिक्स्ड पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऑर्बिटल स्पेस है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ऑर्बिट में 2D मोशन होता है, इसमें 3D होता है। सर्कुलर शेप में होते हैं ये, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिटल। नॉन डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शन होती है एस ऑर्बिटल को छोड़ के। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2n²। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑर्बिट को हम शेल भी बोलते हैं, बट ग्रुप ऑफ सेम ऑर्बिटल्स को हम सब शेल बोलते हैं, इस तरीके से। क्लियर ये सब, बोलो। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो यहां तक लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक राइट डाउन कर लो, हो जाए तो हैंड रेस कर देना। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, हाँ ठीक है भाई। तो अब देखो, याद है जब हमने वेव फंक्शन के बारे में बातचीत कर रहे थे तो मैंने इस तरीके से डिफाइन किया था। ए मतलब सिंपल से सिंपल वेव फंक्शन ए साइन बी एक्स। मैंने क्या बोला था कि जैसे 2 sin 4x एक अलग टाइप की वेव बनेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ कुछ अलग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे 4 sin 8x की कुछ अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने डिफाइन किया था। तो ये जो सिंपल वेव है, ये जो सिंपल वेव है, इसका जो वेव फंक्शन है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ए साइन बी एक्स। डिपेंडिंग अपॉन द ए और बी इसका डिसाइड हो रहा है कि वो किस टाइप की वेव है। मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स डिसाइड हो रहे हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, टाइम पीरियड, वो सब डिसाइड हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन दिस ए और बी। तो ये ए और बी कहीं ना कहीं इस वेव का नेचर डिसाइड कर रहे हैं। ये ए और बी इस वेव का नेचर डिसाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वैसे ही अगर मैं वेव फंक्शंस की बात करूं जिससे हम इलेक्ट्रॉन का नेचर डिफाइन करते हैं, तो वेव फंक्शन में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन जो होता है उसमें भी कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिससे हम उस वेव फंक्शन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज लिखेंगे, वेव फंक्शंस, द वेव फंक्शंस associated with the electron, are characterized by quantum numbers, तो जिस तरह से ये जो वेव है, ये जो वेव फंक्शन है, ये इन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रही है। वैसे ही जो हमारा साई जो वेव फंक्शन होता है, साई वेव फंक्शन जो होता है, वो हमारा डिपेंड करता है 4 क्वांटम नंबर्स पे। 4 क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम शॉर्ट में अगर तुम्हें बताऊं तो बोल देते हैं NLMS। इसका इंडिविजुअली हम मतलब देखेंगे क्या है, बट सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे ये वेव का नेचर इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, वैसे इस वेव का नेचर जो है वो इन चारों क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये चारों क्वांटिटीज डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर होगा वो किस तरीके का होगा, मतलब उसका वेव फंक्शन का नेचर किस तरीके का होगा, ठीक है।
तो ये चारों क्वांटिटी डिसाइड करती हैं। तो इन चारों क्वांटिटी से हम वेव फंक्शन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चारों नंबर्स को, इन चारों नंबर्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। इन चारों नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम। इंडिविजुअली सबका मीनिंग अच्छे से पढ़ेंगे, बट क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या है? a certain आप लिखो, a certain set of quantum numbers, a certain set of quantum numbers defines an atomic orbital, defines an atomic orbital। तो क्या होता है ना, इसका कोई पर्टिकुलर एक सेट बनोगे, जैसे मान लो n की वैल्यू कुछ हो, l की वैल्यू कुछ हो, m की वैल्यू कुछ हो, s की वैल्यू कुछ हो, इनकी कुछ अलग अलग वैल्यूज है। इनकी जो अलग अलग वैल्यू से एक सेट क्रिएट होगा, एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्रिएट होगा, दैट डिफाइंस एन एटॉमिक नंबर। वो एक किसी एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन करता है, वो किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन करता है। मतलब शॉर्ट में अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो ऑर्बिटल क्या है, देखो सिंपल वे में समझाता हूं तुम्हें, देखो सिंपल वे में समझाता हूं। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल इज लाइक द हाउस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हाउस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल क्या है? हाउस है ना एक तरीके का। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जहां पे रहता है, इलेक्ट्रॉन जहां पे रहता है दैट इज ऑर्बिटल। मतलब जहां पे उसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है दैट इज ऑर्बिटल। हमारे होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ है? हमारे घर पे, ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछूं, जैसे तुम में से मैं किसी को पूछूं, जैसे मैं कान्हा से पूछूं कि बताओ भाई अंशुमन कहाँ है, तो कान्हा को पता नहीं है, बट सॉरी कान्हा को पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली वो कहाँ है, बट कान्हा फिर भी बोलेगा कि मोस्ट प्रोबेबली वो अपने घर पे होगा, मोस्ट प्रोबेबली घर पे होगा। तो सेम एज ऑर्बिटल जो होता है वो भी हाउस की तरह होगा इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है? ऑर्बिटल में हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल लाइक द हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर जो है, ये तुम्हें मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वांटम नंबर्स जब ऐसे लिखो, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर, द सेट ऑफ quantum number is like the address, is like the address of that house। अब हाउस तो जैसे, चलो हाउस तो बता दिया। अब देखो, जैसे मैंने कान्हा से पूछा भाई अंशुमन बताओ कहीं कहाँ पे हो सकता है, तो तुम बताओगे कि अपने घर पे, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें क्या पूछूंगा, तुम उसके घर का एड्रेस पूछूंगा, तो तुम उसके घर का एड्रेस बता दोगे कि भाई इतना, हाउस नंबर इतना, कॉलोनी ये, सिटी ये, सब कुछ बता दोगे, ठीक है। वैसे ही ऑर्बिटल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का हाउस। तो उस ऑर्बिटल को बताने के लिए एक सर्टन सेट ऑफ क्वांटम नंबर होता है, कि अगर क्वांटम नंबर का ये सेट होगा, मतलब एन की वैल्यू ये होगी, एल की वैल्यू ये होगी, एम की वैल्यू ये होगी, एस की वैल्यू ये होगी, उस पर्टिकुलर सर्टन सेट ऑफ क्वांटम नंबर से हमें ये पता चल जाएगा कि हम किस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब उसका एड्रेस पता चल जाएगा उस ऑर्बिटल का, कि किस ऑर्बिटल के बारे में बात चल रही है। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में है। अगर तुम्हें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में चारों क्वांटम नंबर्स बता दे कि ये इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड चारों क्वांटम नंबर्स ये हैं, तो हमें पता चल गया कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। मुझे वो पता चल गया, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स बेसिकली कुछ है, इट्स जस्ट लाइक द एड्रेस of that, मतलब address of orbital in which that particular electron is present। समझ गए भी बात को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे देखते हैं फिर। तो ये तो फालतू की चीजें मैंने ज्यादा लिख दी, तो इसमें अब एक एक्चुअल डेफिनेशन लिख लेते हैं क्वांटम नंबर की। ये तो सब लिख लेना, वैसे सब काम आएंगी, सबकी सब चीजें लिख लेना, बट थोड़ी सी ये फालतू होगी थोड़ी सी, हाउस वाउस। एक ऑफिशियल डेफिनेशन लिख लेते हैं इस क्वांटम नंबर की। तो क्वांटम नंबर की एक ऑफिशियल डेफिनेशन लिख लेते हैं।
That is, in order to define exact location of an electron in an atom, a set of four number is required. A set of four number is required. These are known as quantum numbers. These are known as quantum numbers. समझ गए भाई? ठीक है भाई, चलो अब वन बाय वन सब क्वांटम नंबर्स की बातचीत कर लेते हैं. इसको मिटा दूं, ये वाले को? Yes, sir. ओके. ठीक है, तो फर्स्ट क्वांटम नंबर करते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसको डिनोट करते हैं हम एन विद द हेल्प ऑफ एन. ये किसने दिया था? बोहर साहब ने दिया था. ये गिवन बाय बोहर. तो ये तो बोहर ने हमें पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था. इट टेल्स अबाउट फर्स्ट, क्या क्या बताता है? ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. अब देखो, हालांकि ऑर्बिट नाम की चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती. चीज एग्जिस्ट नहीं करती. बट क्या है ना, देखो, है तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट की. ऑर्बिट नाम की तो कोई चीज होती नहीं एक्चुअल में. बट जब बोहर ने दिया था, तो बोहर ने तो ऑर्बिट समझ के दिया था. जब बोहर ने क्वांटम नंबर को डिफाइन किया था, तो मेनली अब इसमें इसका रोल क्या है? इसमें इसका रोल ये है कि ऑर्बिट इज जस्ट लाइक का, तुम मान सकते हो सिटी. एक सिटी है, मतलब घर के, मैं इस एग्जांपल के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ. ऑर्बिट एक सिटी है. फिर सिटी के अंदर, ऑर्बिट के अंदर कुछ सबशेल्स होंगे. तो सिटी के अंदर कुछ कॉलोनी वगैरह आएगी, जहाँ पे तुम रहते हो कॉलोनी आ जाएगी. कॉलोनी इज लाइक अ सबशेल, उसके बारे में अभी बातचीत आएगी. सिटी इज लाइक अ ऑर्बिट. ठीक है. और फाइनली उस कॉलोनी में तुम्हारा कोई हाउस होगा, एंड हाउस इज लाइक योर ऑर्बिटल. तो फाइनली हम रहते तो हाउस में ही है, रहते तो हम ऑर्बिटल में ही है. बट उसका कुछ एक दायरा है ना, एक दायरा है, एक सिटी भी है. तो वैसे ही ना, हमने इमेजिनरी एक चीज डिफाइन कर रखी है इसमें, ऑर्बिट, जो एक तरीके से एक काइंड ऑफ सिटी की तरह मान लो कि हाँ, ये ऑर्बिट की एक रेंज है. इस रेंज में इतने ये वाले ऑर्बिटल्स आएंगे. ये ऑर्बिट की एक रेंज है, एक हाइपोथेटिकल टर्म होगी कि ऑर्बिट की ये एक रेंज है, इसमें ये वाले सबशेल आ गए, ये वाले ऑर्बिटल्स आ गए. एक्चुअल में ऑर्बिट नाम की वैसी कोई चीज नहीं है कि वो सर्कुलर कोई चीज है उस पर घूम रहा है. बस ऑर्बिट एक ये है कि जिसके अंदर कुछ सबशेल्स हैं, कुछ ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, इतनी सी बात. समझ गए? तो ये बस चीज तुम्हें बतानी थी. Yes. ओके. तो ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट वो बता दिया फर्स्ट. सेकंड, मतलब हमें ये बता देगा कि सिटी में इलेक्ट्रॉन हैदराबाद में है, मुंबई में है, कहाँ है वो बता देगा. ठीक है, सिटी के बारे में बता देगा. सेकंड, एनर्जी इन विच एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देगा. ठीक है. थर्ड क्या बता देगा? रेडियस ऑफ, मतलब वो सब चीजें बोहर ने बताई थी यार. रेडियस ऑफ, ठीक है, इसको लिखते जाना. फिर वेलोसिटी के बारे में बता देगा.
बोहर वाली चीजें सब कुछ, ये सब हाइपोथेटिकल है, ठीक है, ये वाला क्वांटम नंबर लगभग हाइपोथेटिकल है, क्योंकि ये सब कुछ बोहर का लेना देना है। और क्या बता देगा, एंगुलर मोमेंटम बता देगा, ठीक है, विच इज NH/2 पाई, ठीक है। तो ये सब चीजें थी बस। और n=2 क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर इसको हम KLMN शेल भी बोलते हैं, सो ऑन, ठीक है। ये सब चीजें हमने बचपन में भी पढ़ रखी है, तो ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसने बस ये बता दिया कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, और उस ऑर्बिट के अंदर कुछ सबशेल्स होंगे, उस सबशेल के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। ये तो बोहर के अकॉर्डिंग ही क्वांटम नंबर है, ठीक है, इसका कोई ज्यादा हमें बेनिफिट नहीं है, समझ गए। तो इसमें देखो, ये लिख लिया होगा आई थिंक सबने। हम्म, तो इसमें मेन पॉइंट जो है, जो हम पहले भी बता चुके हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट कितने हो सकते हैं, 2n² 2n²। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट, बता सकते हो कितने हो सकते हैं, एनी आइडिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं एक ऑर्बिट में, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं एक ऑर्बिट में, भाई एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, 7। एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में 2n² है, तो ऑर्बिटल तो n² होंगे ना, ऑर्बिटल तो n² होंगे ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 2n² आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n²। जैसे कॉलोनी है, उसमें 10 हाउस है, 10 हाउस है, और ये चीज तुम्हें पता है कि हर हाउस में दो बंदे रहते हैं, हर हाउस में दो बंदे रहते हैं, और 10 हाउस, हर तुम्हें ये पता है कि हर हाउस में दो बंदे रहते हैं, और तुम्हें टोटल बंदे बताएं 20 है, तो हाउस कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे ना, ठीक है। तो उस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए ऑर्बिट में, n², ओके, ठीक है। और नंबर ऑफ सबशेल्स, इसकी बात आएगी वैसे बाद में, सबशेल वैसे तुम्हें थोड़ा मैं बता ही चुका हूँ। नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हो जाएंगे इन ऑर्बिट, n n। तो जितनी किसी ऑर्बिट की वैल्यू, उतने उसमें सबशेल होंगे, n² ऑर्बिटल्स होंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2n² होंगे। जैसे जस्ट फॉर द एग्जांपल अगर ले, एग्जांपल के हिसाब से अगर हम सोचें, जैसे मैं इसमें तुम्हें बता ही देता हूँ एग्जैक्टली, जस्ट एक सेकंड रुकना। देखो, यहाँ पे लो n की वैल्यू, यहाँ पे लो नंबर ऑफ सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स, n की वैल्यू 1, तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे, वो भी 1 ही होंगे, क्योंकि n के इक्वल ही है ना, 1 ही होंगे। और वो कौन सा सबशेल होगा, s सबशेल। जब n की वैल्यू 2, तो नंबर ऑफ सबशेल्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से, एक s होगा, एक p सबशेल होगा, एक s सबशेल होगा, एक p सबशेल होगा। जब n की वैल्यू 3, तो नंबर ऑफ सबशेल्स 3, कौन सा, एक s, एक p, एक d। n की वैल्यू 4, नंबर ऑफ सबशेल्स 4, कौन कौन से, s, p, d और f। समझ गए बात को। तो जो n की वैल्यू, उतने ही नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट में कितने सबशेल होते हैं, 2 सबशेल होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबशेल होता है। तभी तुम्हें देखा होगा, जब तुमने छोटी क्लासेस में जो तुम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे, वो ऐसे पढ़ते थे 2 8 1। पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते थे, पहले ऑर्बिट में 2 ही। तो अगर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें एक ही सबशेल होगा, विच इज एस सबशेल, और एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है इसका, मतलब उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है इसमें, इसीलिए इसमें फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, ठीक है। ये चीज तुम्हें पता होगी। यहाँ पे भी अगर n की वैल्यू 1 रखोगे, तो 2 ही आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो ऑब्वियसली उसमें एक ही s ऑर्बिटल होगा, समझ रहे। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 2, तो कितने सबशेल, 2 सबशेल, s और p, ऐसे सो। बोलो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को।
एनीबॉडी? No, sir. सब कुछ क्लियर है? चलो बढ़िया, Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो एग्जांपल देखो, इन फर्स्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 1 ही होंगे भाई, 1 ही होंगे। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। और नंबर ऑफ सब शेल कितने? 1। ठीक है, इसी तरीके से चलो यहाँ तक एक बार राइट डाउन कर लो, यहाँ तक एक बार लिख लो, हो जाए तो हैंड रेस कर देना। यहाँ तक एक बार लिख लो, हो जाए तो हैंड रेस कर देना। क्यों सृष्टि 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 भाई, आप कौन हो? आपको फर्स्ट टाइम देखा क्लास में? बताओगे भाई सृष्टि, आप फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हो क्या, या कोई और है जो किसी और सर के नाम नहीं, से है? लास्ट टाइम की। हम्म? सर लास्ट टाइम भी की थी। तो वो फर्स्ट क्लास थी आपकी जो पहले की थी? यस सर। ओके, आप 11th में ही हो या रिपीटर में हो, मतलब 13th में हो? सर 11th में। आपको इस बैच में क्यों आए हो? आपको तो स्टार्ट नए बैच में आना चाहिए था। ठीक है, पता नहीं, आपको तो नए बैच में आना चाहिए था ना। यहाँ पे समझ आ रही है चीजें? यस सर। पुराने लेक्चर्स देखे आपने, वीडियोस? नो सर। तो समझ कैसे आ रहा है यार? कैसे समझ आ जाएगा फिर तो? ठीक है, कोई नहीं, देखता हूँ। ओके, चलो लिख लिया यहाँ तक सबने? ओके, Yes, sir. ओके। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं। इन थर्ड ऑर्बिट नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे, पता ही है तुम्हें? 3, एस पी और डी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? ऑब्वियसली एन स्क्वायर होता है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब ये 9 ऑर्बिटल्स कैसे हुए हैं देखो, एस का तो एक ही ऑर्बिटल होता है, प्लस पी में 3 होते हैं, और डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो टोटल कर लो, 9 आ गया ना। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 होते हैं, और एस में 1 होता है, 9 ऑर्बिटल्स आ गए। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने आ जाएंगे? 18। 2 इंटू एन का स्क्वायर 18। क्लियर हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वांटम नंबर, सेकंड क्वांटम नंबर, एजीमथल क्वांटम नंबर, एजीमथल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम एल, एल से, एल की हेल्प से डिनोट करते हैं। ये किसने दिया था भाई? प्रपोज्ड बाय एक साइंटिस्ट था, सोमरफेल्ड। अजीब सा नाम है, सोमरफेल्ड। तो ये इस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था ये नाम, एजीमथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब देखते हैं, इट टेल्स अबाउट, ये हमें किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अबाउट द सबशेल
द सब शेल in which electron is present, in which electron is present। तो जैसे क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सिटी के बारे में बताता है कि सिटी में है इलेक्ट्रॉन, ये हमें कॉलोनी में बता देगा किस कॉलोनी में है। सब शेल बता देगा, सब शेल बता देगा कौन सा है, एस सब शेल में है, बी डी सब शेल में है, टी सब शेल में, किस सब शेल में वो बता देगा, इसमें मतलब क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, it can have value from 0 to n-1, 0 to n। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से n-1 तक हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 0 to 4 तक हो सकती है, अगर n की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है। ठीक है, 0 से लेके मतलब 0 और 1 0 हो सकती है सिर्फ। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से लेके n-1 तक हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे लिखो वैल्यू ऑफ l, यहाँ पे लिखो सब शेल। अगर l की वैल्यू 0 हो तो समझ लेना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, s सब शेल में। अगर l की वैल्यू 0 हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, s सब शेल में। अगर l की वैल्यू 1 होगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, p सब शेल में। अगर l की वैल्यू 2 होगी तो d सब शेल में, और l की वैल्यू अगर 3 होगी तो f सब शेल में। l की वैल्यू अगर 3 होगी तो किस सब शेल में, f सब शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। तो अगर मान लो देखो Yes. n की वैल्यू 2 है, सेकंड ऑर्बिट है मान लो, l की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, 0 to n-1, तो मतलब 0 to 1, या 3 की एग्जांपल ले लो, ज्यादा सही समझ आएगा। n की वैल्यू मान लो 3 है तो 0 टू वैल्यू इसकी कहां तक हो सकती है, 2 तक। मतलब कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 0 1 और 2, 0 1 और 2। मतलब n इक्वल्स टू 3 में कौन कौन से सबशेल हो सकते हैं, SPD सबशेल, SPD सबशेल हो सकते हैं। ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब समझो, अगर l की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा। अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स जो दे रखे हैं, जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हमें दे रखे हैं, उसमें l की वैल्यू 0 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, s सेक्शन में। अगर l की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, p सेक्शन में। और अगर l की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, d सेक्शन में। और l की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सेक्शन में। आगे ऐसे g सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, h भी हो सकता है, बट इतना हमें मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ तक ही हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इन चीजों को आगे देखते नहीं। एफ तक ही हमारा सब कुछ काम, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, किस सबशेल में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो अब इसमें देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। एक सबशेल में कितने ऑर्बिट होंगे वो तुम कैसे निकाल सकते हो, 2l+1 से। एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे निकाल सकते हो, 2l+1 से। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मैं l की वैल्यू मान लो 2 ले लेता हूँ। अब l की वैल्यू 2 मतलब किस सबशेल की बात कर रहा हूँ मैं, d सबशेल की बात कर रहा हूँ। तो l की वैल्यू 2, अब इस फॉर्मूले में पुट करो इसको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालो, कितने आ जाएंगे, 2 × 2 + 1 मतलब 5। और तुम्हें पता है ना डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये बात तुम्हें पता ही है, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल। ऐसे ही 1 पुट करते अगर वैल्यू तो कितनी आ जाता है, ये आंसर 3 आ जाता। तो तुम्हें पता है पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने किसी सबशेल में तो कैसे निकाल सकते हैं, 2l+1। समझ गए। ओके, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट किसी को। No, sir. No, sir. ठीक है, यहाँ तक लिख लो, हो जाए तो हैंड रेस कर देना, लिख लो यहाँ तक।
हो गया, बढ़िया, आगे। Yes, sir. नेक्स्ट देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। देखो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 2l+1। इनको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो जितने नंबर ऑफ सबशेल थे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एक सबशेल में। इसमें एक और टर्म होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फिजिक्स में पढ़ोगे ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बट सिंपल सा मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ तुम्हें क्या होता है, h/2 अंडर रूट l × l+1। तो जब फिजिक्स में तुम सीख जाओगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का बेसिकली एंगुलर मोमेंटम है ये। तो इसको निकालने का ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, h/2 अंडर रूट l × l+1। ठीक है, h/2 अंडर रूट l × l+1। तो ये याद कर लो, यहाँ से तुम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे एस ऑर्बिटल के लिए अगर निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फॉर एस ऑर्बिटल, तो कितना आएगा, h/2 अंडर रूट एल की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो ये क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। सही है। और ऐसे ही अगर मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर पी ऑर्बिटल देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर पी ऑर्बिटल देखो, तो क्या आएगा, h/2 एल की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1। तो 1 × अंडर रूट 1+1, ये क्या हो जाएगा, h/2 अंडर रूट 2, तो आ जाएगा अंडर रूट 2 h/2। ठीक है भाई, तो इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है भाई। Sir, हाँ, हम सर h/2 की जगह h भी रख सकते हैं ना? h/2 की जगह पे h रख सकते हो, h या h ये वाला, सर h। h क्यों रख सकते हो, h/2 की जगह सिर्फ h रख दोगे। हम्म, क्या बोलना चाह रहे हो, h/2 की जगह सिर्फ h क्यों रखेंगे। नहीं सर। कुछ डाउट ही नहीं समझ आया तुम्हारा। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो ये सीन है, ठीक है, दिस इज द थिंग। ओके भाई, तो यहाँ पे एक अगर सम अप करें, एक टेबल सा बना लेते हैं जिससे चीजों को सम अप किया जा सकता है। यहाँ पे लिखो n, ठीक हो, यहाँ पे लिखो l, ठीक है, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो मान लो n की वैल्यू 1 है, ठीक है, l की वैल्यू जो होती है वो तुम्हें पता है 0 to n-1 तक हो सकती है, 0 to n-1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं, 2l+1, या फिर और डाल के यहाँ पे n² भी लिख सकते हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल तो l की वैल्यू एक ही पॉसिबल है विच इज 0, तो मतलब s ऑर्बिटल ही हो सकता है। यहाँ पे a की वैल्यू है 0, जिसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, s ऑर्बिटल।
नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। सेकंड n इक्वल्स टू 2 के लिए बात करूं तो कौन कौन सी वैल्यू एल की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है 2, कौन कौन सी 0 और 1, मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल एस और पी ऑर्बिटल, एस और पी ऑर्बिटल पॉसिबल है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर देखोगे तो वो कितने आ जाएंगे, इस फॉर्मूले को लगाओगे तो कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, 2l+1 वाला फॉर्मूला लगाओ तो s के अकॉर्डिंग आ जाएगा एक ऑर्बिटल, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं, तो टोटल ऑर्बिटल अगर देखोगे तो वो कितने आ जाएंगे 4, है ना। s में एक होता है, p में 3 होते हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे 4 ऑर्बिटल आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 8, क्योंकि अगर 4 ऑर्बिटल है तो इंटू 2 करोगे तो इलेक्ट्रॉन 8 आ जाएंगे ना, ऑर्बिटल 4 है तो इलेक्ट्रॉन 8, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल। नेक्स्ट अगर देखें n इक्वल्स टू 3 के लिए तो l की 3 वैल्यू पॉसिबल 0 1 2, 0 के लिए s आ गया, 1 के लिए p आ गया, 2 के लिए d आ गया। s ऑर्बिटल एक ही हो सकता है, p कितने हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, d कितने हो सकते हैं 5 हो सकते हैं, तो टोटल यहाँ पे अगर तुम देखोगे टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 9, और इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं उसमें 18, 9 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 18। ऐसे ही फाइनली हम देख लेते हैं 4 के लिए। 4 के लिए 4 वैल्यूज हो सकती है एल की, कौन कौन सी 0 1 2 3, एस हो सकती है, पी डी और एफ। सबके लिए अगर देखेंगे एस तो एक ही हो सकता है, पी 3 हो सकते हैं, डी 5 हो सकते हैं, और एस 7 हो सकते हैं। टोटल करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 16, 7 5, हाँ 16 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 16 टू 2 32। बोलो क्लियर है ये वाला टेबल, कोई डाउट इसमें किसी को, एनीबॉडी? यहाँ तक किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट? नो सर। वेरी गुड, ठीक है ठीक है, यहाँ तक लिख लो एक बार, हैंड रेस कर देना फिर आगे बढ़ जाएंगे। लिख लो यहाँ तक। बढ़े आगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है थर्ड वन, which is magnetic quantum number. Its name is magnetic quantum number. इसको हम डिनोट करते हैं m से। ये प्रपोज किया था, proposed by लिंडे। ठीक है, और ये हमें किसके बारे में बताता है, tells about it tells about the orientation of orbital, about the orientation, it tells about the orientation of orbital in which electron is present, in which the electron is present. तो ये बेसिकली हमें किसके बारे में बताया था, हाउस के बारे में, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने किसके बारे में बताया था, सिटी हो गया, फिर हमें सबशेल के बारे में बताया,
एजीमुथल क्वांटम नंबर ने, जो कि एक तरीके से कॉलोनी होगी। अब हाउस के बारे में हमें बताया कि किस हाउस में इलेक्ट्रॉन, मतलब किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, किस ऑर्बिटल में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो हमें बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, समझ गए? ओके, सो it can have value, it can have value from minus L to L, ये प्लस L लिख लो, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, माइनस L टू प्लस L, जीरो को इंक्लूड करके। ठीक है, तो जैसे टोटल वैल्यू ऑफ, अच्छा टोटल वैल्यू ऑफ m अगर देखोगे, टोटल वैल्यू ऑफ m देखना चाहते हो तो टोटल m की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 2l+1। मतलब किसी पर्टिकुलर सबशेल के लिए n की वैल्यू, l m की वैल्यू कितनी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं f सबशेल के लिए देखूं, कहने का मतलब है f सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, f सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। f सबशेल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। तो इसको 3 में यहाँ पे पुट करेंगे, तो लिखेंगे टोटल वैल्यूज ऑफ m कितनी हो सकती है, 2 इंटू 3+1 मतलब 4 इंटू 2, ये क्या हो गया, एल की वैल्यू एफ सबशेल के लिए 3 होती है ना, 0 1 2 3। हाँ, तो टोटल वैल्यूज ऑफ एम कितनी आ गई, 48 क्यों आ रहा है ये, 7 आना चाहिए था ना, 3 4, क्या गड़बड़ होगी यहाँ पे, 2l+1 बोलना था, सॉरी सॉरी, यहाँ पे शायद 2l+1 है, 2l+1। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3+1 दैट इज 7 हो जाएगा। एफ सबशेल के लिए टोटल वैल्यूज ऑफ एम कितनी आ गई, 7 वैल्यूज आ गई। मतलब उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो m की देखो, अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, m की वैल्यूज कहां से लेके कहां तक होती है, -L2+L, -L2+L। तो फिर अगर मैं एफ सबशेल के लिए अगर देखूं, फिर से अगर मैं एफ सबशेल के लिए देखूं, तो l की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो m की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, -3 टू +3। मतलब m की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, -3 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। एंड ईच वैल्यू रिप्रेजेंट अ डिफरेंट ऑर्बिटल, ईच वैल्यू रिप्रेजेंट अ डिफरेंट ऑर्बिटल, ये यार अलग ऑर्बिटल, अलग ऑर्बिटल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो कितने ऑर्बिटल हो गए एफ सेक्शन में, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से अगर तुम डी सबशेल के लिए देख लो, डी सबशेल के लिए देखो तो एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो एम की वैल्यू कहां से लेके कहां तक हो जाएगी, -2 टू +2। तो एम की कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी, -2 -1 0 1 और 2। तो 5 सबशेल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना डी सबशेल में, 5 ऑर्बिटल। बोलो भी, समझ में आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। Yes, sir. ऐसे चुपचाप बैठे हो, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत आसान सा लेक्चर है आज वाला। अगर मैं मतलब सिंपली बोलूं तो आसान सा है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, कुछ खास है नहीं इसमें। पर इसमें से क्वेश्चंस काफी आते हैं मेंस में। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं तो वो क्वांटम नंबर से पूछे जाते हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, एक बार सब क्वांटम नंबर हो जाए तो फिर हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे सब। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। Yes. ओके।
यहाँ तक लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक लिख लो आगे बढ़ते हैं फिर। हो जाए तो हैंड रेस कर देना, अगर यहाँ तक लिख लो तो हैंड रेस करके बता देना। चलो भी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट भी इसमें ही अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे पी एक्स ऑर्बिटल है, पी वाई ऑर्बिटल है, पी जेड ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल की, अगर पी ऑर्बिटल के लिए अगर तुम देखो तो एम की वैल्यू कौन कौन सी होगी? -1, 0 और 1, तीन ही वैल्यूज होंगी ना एम की, बिकॉज एल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो -1 to +1, तो तीन ही वैल्यूज होंगी, -1, 0, 1। अब ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि 0 वाला ये ऑर्बिटल है, 1 वाला ये ऑर्बिटल है, -1 वाला ये ऑर्बिटल है। हम किसी को भी कोई भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है, हम किसी को भी कोई भी नंबर दे सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में तुम देखो तो ये सब तो एक्सिस तो हम खुद डिफाइन करते हैं ना, कि दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। एक्चुअल में तो किसी भी एक्सिस को तुम एक्स मान सकते हो, किसी को भी वाई मान सकते हो, किसी को भी जेड मान सकते हो। तो कोई भी ऑर्बिटल पी एक्स बन जाएगा, कोई भी पी वाई बन जाएगा, कोई पी जेड। तो ऐसा एक्चुअल में तो कुछ नहीं है, रियलिटी में अगर देखो तो किसी को भी कोई भी नंबर दे सकते हो, इसको 0 नंबर दे सकते हो, इसको। बट कन्वेंशनली जो हम नंबर देते हैं, तो पी एक्स के लिए हम एम की वैल्यू 1 लेते हैं, मतलब साइन कन्वेंशन, तुम कन्वेंशन बोल सकते हो। एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, बट ये बस हम मान लेते हैं इसको, ये जस्ट एजम्पशन है कि हाँ इसके लिए एम की वैल्यू ये है, इसके लिए एम की वैल्यू है। इट्स जस्ट एन एजम्पशन, इट इज एन कन्वेंशन, ऐसा मान लो जैसे साइन कन्वेंशन होता है। तो ये कन्वेंशन है, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं, किस कोई भी एम की वैल्यू कोई भी हो सकती है। पी वाई को हम मान लेते हैं -1, और पी जेड वाले को हम मान लेते हैं 0। मतलब अगर एम की वैल्यू 0 होगी तो हम बोल देंगे कि पी जेड में है इलेक्ट्रॉन, -1 होगी तो पी वाई में है, 1 होगी तो पी एक्स में। पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब किसी में भी हम किसी को भी कोई भी ऑर्बिटल मान सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। वेयर एज अगर डी ऑर्बिटल वाले में अगर कहानी देखें, तो डी ऑर्बिटल वाले में वैल्यूज तुम्हें पता है कहां से कहां तक होगी, तो इसमें भी ये भी माना ही जाता है, डी एक्स वाई के लिए वैल्यू मानी जाती है +1, ठीक है। डी वाई जेड के लिए मानी जाती है -1, ठीक है। डी सॉरी तीसरा कौन सा बच गया? डी एक्स जेड के लिए हम लेते हैं -2, ठीक है। डी एक्स स्क्र -वाई स्क्र के लिए, सॉरी, डी एक्स स्क्र -वाई स्क्र के लिए हम एम की वैल्यू मानते हैं +2, और डी जेड स्क्र के लिए हम लेते हैं 0। तो जेड वाला देख लो, इसमें भी 0 है, जेड वाला इसमें भी 0 है, दोनों में 0 है। साइन कन्वेंशन है, वैसे इतना तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में कि ऐसा कुछ हमें याद करने की जरूरत पे, बट जस्ट ये मैं कन्वेंशनली तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो डी एक्स स्क्र -वाई स्क्र मतलब एम की वैल्यू +2, एक्स जेड मतलब एम की -2, तो इस तरीके से, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो। इसके बाद हमारा लास्ट क्वांटम नंबर आता है, फोर्थ वन, विच इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एस के साथ।
ये प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय गोल्ड गोल्ड शमिड, अजीब से स्पेलिंग है इसके, गोल्ड शमिड एंड अनलेकबेक, स्पेलिंग देख लेना, मैं भी गलत भी हूँ, अनलेनबेक, ये तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये जस्ट साइंटिस्ट के नाम है। अब देखो ये हमें क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर काफी जगह पे ऐसा बोला जाता है, काफी जगह पे तुम्हें ऐसे देखने को मिलेगा, इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काफी जगह पे तुम्हें ऐसे देखने को मिलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है, कि जैसे हमारा अर्थ भी स्पिन करता है ना अपनी एक्सिस के अराउंड, तो ऐसा बोहर के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है अपनी एक्सिस के अराउंड, ठीक है, अपनी एक्सिस के स्पिन करता है, तो स्पिन करेगा तो उसके दो मोशन हो सकते हैं, इधर वो क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है, क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर, और ये कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में, कि वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, बट ये चीज गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये स्पिन के बारे में हमें नहीं बताता, इट डज नॉट टेल अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पर काफी जगह पे ये मेंशन होता है, वो कंप्लीटली गलत है, कई बार एक आध बार जेई में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई आइडिया देता है, नो, वो हमें स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई आइडिया, क्योंकि एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता भी है नहीं, हमें तो बस इतना पता चल पाया है कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ इस रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी हाँ है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्यों, अब वो स्पिन कर रहा है, किस टाइप का मोशन कर रहा है, वो लीनियर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, स्पिन कर रहा है, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रॉन कि वो किस टाइप का मोशन कर रहा है, हमें नहीं पता कि वो एक्चुअल में स्पिन भी कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन के बारे में नहीं बताता कि वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, स्पिन क्वांटम नंबर जस्ट क्या है, एक तरीके से स्पिन क्वांटम नंबर तुम ऐसे बात सकते हो, यहाँ पे पैसे लिख लो, ऐसे लिख लो, इट हैज नथिंग टू डू with the spinning स्पिनिंग के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ एक क्लासिकल फिजिक्स का आइडिया है, क्लासिकल फिजिक्स आइडिया, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स जब थी बोहर वाले टाइम की, जब नील बोहर ने अपना मॉडल दिया था, तो तब ऐसा माना जाता था कि हाँ जस्ट लाइक आवर प्लैनेट्स स्पिन और रेवोल्यूशन होती है जैसे प्लैनेट्स में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी स्पिन और रेवोल्यूशन करते हैं, मतलब स्पिन अपनी एक्सिस के अराउंड करते हैं और रेवोल्यूशन न्यूक्लियस के अराउंड करते हैं, तो ये क्लासिकल फिजिक्स का आइडिया था जहां से ये बेसिकली स्पिनिंग का कॉन्सेप्ट निकल के आया है, बट एक्चुअल में स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिनिंग से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पिनिंग, जस्ट ये क्लासिकल फिजिक्स आइडिया है। तो वो स्पिन है क्या, तो स्पिन क्या है, इट इज जस्ट अ नंबर, इट इज जस्ट अ नंबर, ये सिर्फ एक नंबर है, दैट कम आउट ऑफ ए दैट comes out of a mathematical equation, ये एक नंबर है जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन से हमें मिलता है, ठीक है, जो भी हमने ये इलेक्ट्रॉन का सब चीजें डिफाइन करने के लिए जो भी हम अलग अलग टाइप की मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, अब देखो ये चीज बच्चों को समझानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए ज्यादातर टीचर्स ऐसे बता देते हैं, बुक्स में भी कई बार ऐसा लिखा होता है कि ये स्पिन के बारे में बताता है कि वेदर इट इज क्लॉकवाइज स्पिन है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, ठीक है, इस बारे में बताता है, तो ऐसे बोल दिया जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में जस्ट एक ये मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की सब चीजों को डिफाइन करते हैं, वेव फंक्शन ये सब, उसी इक्वेशन में ये नंबर निकल के आता है, और ये नंबर बेसिकली इस तरह से मान लो, ये नंबर क्या होता है, एक प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ होता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो ये एक तरीके से क्या हो गया,
रूम नंबर्स की तरह इसको मान सकते हो तुम, रूम नंबर्स की तरह। जैसे कि अब तुम्हें हाउस का तो पता चल गया क्या है, ऑर्बिटल क्या है, एक हाउस है, और ऑर्बिटल क्या है, एक हाउस है, हाउस का तो पता चल गया है क्या है, तो ऑर्बिटल एक हाउस की तरह हो गया। बट एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब वो किस ऑर्बिटल में है ये बताएगा ये, नॉट एग्जैक्टली किस ऑर्बिटल में है, पर इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे शो कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो कर देते हैं। मतलब एक को हम डिनोट कर देते हैं प्लस हाफ के साथ, एक को डिनोट कर देते हैं माइनस हाफ के साथ। तो ये इंडिविजुअल रूम को डिनोट करते हैं, मतलब एक तरीके से एक हाउस में दो रूम है, एक इलेक्ट्रॉन एक रूम में रहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे रूम में रहता है। एक को हम प्लस हाफ से डिनोट कर देते हैं, एक को हम माइनस हाफ से डिनोट कर देते हैं। इसका एक्चुअल में मतलब ये है, ठीक है। बाकी डेप्थ में हम अभी नहीं जान सकते, वो तो हायर स्टडीज में आएगा। तो बस इतना ही हमारा कि ये जस्ट हमें एक ऑर्बिटल में दो लोकेशंस है, तो ये ईच लोकेशन को रेफर करता है, कि एक लोकेशन प्लस हाफ है, एक माइनस हाफ। बट कई लोग बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन हो सकते हैं, एक में ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होता है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में एक्चुअल में कोई आइडिया नहीं है। समझ गए बात को? तो इसको ऐसे लिखेंगे, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस माइनस हाफ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस माइनस हाफ, ठीक है। और मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ और एक के लिए माइनस हाफ, किसी के लिए भी प्लस हाफ हो सकता है, किसी के लिए भी माइनस हाफ हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। बस ये इतना सा इसका मतलब है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक के लिए प्लस हाफ, एक के लिए माइनस हाफ, बस बात खत्म। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एनीबडी कोई डाउट? कुछ तो बोलो, क्या हो गया आज तुम्हें? सर नेट सर वही दिखा रहा है सर वो। क्या दिखा रहा है? सर वो स्पिन का मतलब किस तुमने तरह तुम्हें क्लॉक। नेट पे चेक करने के लिए किसने बोला है? नहीं सर, बुक में ही मैंने एक देखा अभी। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला नहीं कि बुक्स में भी यही मेंशन है, नेट पे भी तुम्हें यही मिलेगा, बोला ना मैंने स्टार्टिंग में। तो एक्चुअल में वो गलत है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो तुम्हें समझाना इजी है, वो क्लासिकल फिजिक्स के आइडिया से बच्चों को समझाना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए इस तरह से ही सब लोग बोलते हैं। बट एक बार जेई में क्वेश्चन आया था जिसमें ये चीजें बोली गई थी, तो वहां पे तुम गलती कर बैठोगे, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हें रियलिटी बता दी। बट ऐसा ही तुम्हें हर जगह पे मिलेगा कि स्पिन होता है, एक क्लॉकवाइज स्पिन होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक प्लस हाफ से मेंशन कर देते हैं, एक माइनस हाफ से मेंशन कर देते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम चीजों को मेंशन किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। यस। ओके, यस। ठीक है, ठीक है भाई। चलो भाई, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ना इसमें छोटी सी चीज कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबशेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबशेल, सबशेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार माइक ऑफ कर लो सब लोग अपना, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। सबशेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, एन एल एक्स। यहाँ पे एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या है, सबशेल को बताने के लिए, कौन सा सबशेल है,
ऑब्वियसली पता ही है तुम्हें। और x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इन दैट, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सबशेल में। ठीक है, तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि सेकंड ऑर्बिट के पी सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज करो सेकंड ऑर्बिट के, एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बता रहा हूँ, सेकंड ऑर्बिट के पी सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब इसमें हमें इसको रिप्रेजेंट करना है सबशेल को, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एन की वैल्यू 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो 2 रख दिया। पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली 1 होगी। ठीक है, बट इसमें हम सिंपली इस सबशेल का नाम लिखेंगे, मतलब पी है तो पी लिख देंगे, यहाँ पे पी है तो पी लिख देंगे, एस है तो एस लिख देंगे, डी है तो डी लिख देंगे। ठीक है, तो 2p, और यहाँ पे क्या आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, तो ऐसे मेंशन कर दिया 2p4, इस तरीके से मेंशन कर दिया। तो यहाँ से पता चल गया सेकंड ऑर्बिट के पी सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ गए बात को, इस तरीके से हम मेंशन कर देते हैं। यस ठीक है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कोई नहीं। ये काम आएगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तब ये तरीका हमें काम आएगा। ठीक है, ओके भाई। यस सर। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये लिख लिया सबने, ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है भाई, ओके। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज which of the following set of quantum number which of the following set of quantum number is not valid, is not valid? इनमें से बताना, इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऐसा है जो वैलिड नहीं है। आंसर 1 और मोर देन 1 भी हो सकता है, आंसर 1 और मोर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो लेट्स एक बार ऑप्शन दे देता हूं तुम्हें। ओके, तो फर्स्ट है इसमें, यहाँ पे लिखो N L M और S। ए ऑप्शन, N की वैल्यू 3 2 2 प्लस हाफ। ऑप्शन बी 3 2 -2 0। ऑप्शन सी 4 3 0 प्लस हाफ। ऑप्शन डी 2 3 2 प्लस हाफ। ऑप्शन ई 3 3 3 3 2 प्लस हाफ। ऑप्शन एफ ऑप्शन है 2 1 1 प्लस हाफ। दो और बचे हैं, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। दो और बचे हैं, ऑप्शन जी N L M और S।
तो ऑप्शन जी के लिए 4 3 4 3 4 -½ और ऑप्शन एच है 4 2 3 तुम्हें से बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें वो सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैलिड नहीं हो सकता। दिमाग लगाओ, जितना भी अभी पढ़ा है उसको अप्लाई करो और देखो कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैलिड नहीं है। ठीक है, जिसका हो जाए वो हैंड रेस करके बताना क्या आंसर है। मल्टीपल ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, ठीक है इसके। हाँ आदित्य, क्या आंसर आ रहा है? सर सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ एंड एट्थ। ऐसे मत बताओ, वैसे बताओ बी सी डी करके। बी, डी, हाँ ई, हाँ, डी, एच। बी ई और बी, डी, ई और जी और एच, लास्ट के दो। ओके, बी डी ई जी और एच, ठीक है। बाकी लोग भी कर लो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। बाकी लोग भी एक बार कर लो, फिर मैं आंसर बताऊंगा। सर हो हो गया सबका? क्या आ रहा है आंसर? बाकियों का भी ये आंसर आ रहा है? यस सर, बी डी ई जी एच है। ओके, तो सबसे पहले देखो बी की अगर मैं बात करूं, सर इसमें जीरो हो जाएगा एस में। एस तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये क्वांटम नंबर कैसे वैलिड है? यस एस सर। एस तो जहाँ तो प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है, ठीक है। तो बी वाला खत्म हो गया। डी की अगर बात करें, एन की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू 3। भाई एल की वैल्यू तो जो होती है वो एन जीरो, माइनस एन वन माइनस वन होती होती है। है। तो वो तो ऑब्वियसली 3 से कम होगी, 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकती है। 3 से कम, सॉरी 2 से कम होगी, 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो ये भी क्वांटम नंबर, ये भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैलिड नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा बोला था? जी, नहीं एच, ई, ई भी था तुम्हारा, ठीक है। तो ई में भी वही यस दिक्कत सर। है, ई में भी ये 3 नहीं हो सकता। यहाँ भी यही गलती थी, गलती यहाँ पे मार्क कर लो। यहाँ भी 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से कम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 3 से कम होना चाहिए क्योंकि n-1 होता है। फिर आ गया तुम्हारा, देखो जी, जी में क्या दिक्कत होगी? जी में बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर फोर, एम में फोर। m की वैल्यू 4 नहीं हो सकती क्योंकि m की वैल्यू होती है -L टू +L। तो -3 टू +3 होगी, तो m की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, ठीक है। एंड नेक्स्ट h की बात, h में भी सर गड़बड़। एच में, एल में टू। क्या h में क्या गड़बड़ है? सर वो एल में टू आ गया ना। एल में दिया टू, था। तो एल में टू आ ही सकता है ना, इसमें क्या दिक्कत है? एल की वैल्यू 0 टू n-1 के बीच में होनी चाहिए, मतलब 0 टू 3 के बीच में होनी चाहिए। तो 2 तो 0 टू 3 के बीच में ही है ना। सर वो एम m में गड़बड़ -2 है, से +2। m में गड़बड़ है क्योंकि m क्या होना चाहिए था? -2 से +2। m शुड बी -2 से +2, बट m दिया हुआ यहाँ पे 3, तो m में गड़बड़ है। सो दीज आर द ऑप्शंस व्हिच हैव नॉट वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्लियर है? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, what is the total number of orbitals associated with the principal quantum number, with the principal quantum number 3? बताओ।
9। बिल्कुल सही, सिंपल सा आएगा ना। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, n स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। बताया था ना कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, n स्क्वायर हो सकते हैं, तो n 3 का स्क्वायर 9, सिंपल। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो बढ़िया है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर कल नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, विच विल बी योर, एक तो नोड वाला टॉपिक बचा है और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, और बाकी चीजें तो बहुत सारी हैं अभी। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेसिक मेन ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें बची हैं रिलेटेड टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और एक थोड़ा सा रेडियोएक्टिविटी वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो सबको कवर करके ही हम आगे बढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सीन है। यस। ठीक है, तो इसको शीट को भी आगे कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम शीट भी जरूर डिस्कस करेंगे, मेरे को याद जरूर दिला देना। ठीक है, याद दिला देना। यस। तो इसमें जहां तक हमने कवर कर लिया ना क्वांटम नंबर तक, यहाँ तक शीट खत्म कर लेना। ठीक है अपनी, ओके। ठीक है, ओके। ठीक है भाई, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, ओके बाय बाय।